Assalamu alaikum, hi viewers. I'm Dimrana from Government Graduate College of Texting. I hope you all fit and fine. Welcome to the world of English literature. Welcome to the world of short stories. In previous lecture, we talked about the summary of the short story My Son the Fanatic, and we have some words about the author as well. We talked about different characters, especially the main characters, the father and the son. In today's lecture, we are going to discuss different themes of the short stories. So let's start. इसके पहले जब हम थीम की बात करते हैं ना, कोई भी कैरेक्टर, a person, right, who you can say crosses border, कोई भी शख्स जो बॉर्डर को क्रॉस करेगा, जिसकी ज़िंदगी में डिस्प्लेसमेंट होगी, जो माइग्रेट करेगा, फाइन, जो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मूव करेगा, डिफरेंट जो तहजीबें हैं, सकाफ़तें हैं, वो आपस में क्लैश करेंगी, और ये नेचुरल रूल है, जो स्ट्रॉन्गर होती है, यहाँ पे मेजॉरिटी होती है, वो जो तहजीब होती है, वो कल्चर होता है, वो डोमिनेट कर जाता है। फाइन, मतलब अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं मिलती, वो कीप ऑन चेंजिंग आवरसेल्फ, हमारा जो सेल्फ है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, वो कीप ऑन चेंजिंग। और पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम ये भी देखते हैं, देयर इज़ अ प्लुरलिटी ऑफ मीनिंग, देयर इज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग। फाइन, कोई देयर इज़ नो सिंगल ट्रूथ इन दिस यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज्म। फाइन, तो यहाँ पे भी जो अब हम बात आइडेंटिटी की करते हैं, तो every character who is living in post-modern world suffers from identity crisis, and especially the ones who cross borders. Fine, जो अपनी मतलब अपने वतन को, अपने मुल्क को छोड़ के कहीं और सेटल होते हैं, जैसे डायस्पोरा राइटर्स हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, डायस्पोरा राइटर बेटे होते हैं जो अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाकर लिखते हैं, उन्हें हम डायस्पोरा राइटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि सेंटर वर्सेस मार्जिन, सेंटर वर्सेस पेरिफेरी, फाइन, सेल्फ वर्सेस अदर्स, मास्टर वर्सेस स्लेव्स, फाइन, तो आपको यू ऑलवेज यू कैन से बी अ स्ट्रेंजर देयर, राइट, आप उस कल्चर से फिर आप मतलब उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाते। फाइन, और दूसरा जो बहुत बड़ा एक जो थीम बनता है जब आप किसी और मुल्क में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में गए हो, द कॉन्सेप्ट, द इशू ऑफ रेसिज्म इज़ ऑलवेज देयर। या आप वैसे ही भी वाइट वर्सेस ब्लैक, वाइट वर्सेस ब्राउन, ये हम बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारे नॉवेल्स में आप इसको देखते हैं। फाइन, ट्वाइलाइट इन दिल्ली में आप देखिए, आप थिंग्स फॉल अपार्ट में देखिए, आप हार्ट ऑफ डार्कनेस में हम देखते हैं। फाइन, और जब आपने अगर नेटिव अमेरिकन की बात करें, उनकी आपने शर्मन अलेक्सी, फाइन, उनके वर्क्स में हम देख सकते हैं, टोनी मॉरिसन, राइट, जैज़ उनका नावल है, उसके अंदर द बिलवेड, ये जो रेसिज्म का थीम है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर तो भरा पड़ा है इससे। फाइन, अब बेटे हम ज़रा इसकी जो प्रेजेंट हमारी स्टोरी है, हम इसके कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं, आइडेंटिटी एंड रेशियल टेंशंस इन माय सन द फैनेटिक, राइट, जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है इसके मतलब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी का और रेशियल टेंशन जो हैं उनकी हम बात करने जा रहे हैं, उस पर वो बहुत रिएक्ट करता है। राइट, बोथ मैन हैव सिमिलरली इनकम्पैटिबल नोशंस ऑफ ब्रिटेन एंड ब्रिटिशनेस। अब दोनों की डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं, दोनों की मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं टूवर्ड्स England, towards Britishness. For Pervez, Britain is both the dream of the perfect life and the constant need to satisfy that dream. अब परवेज़ को ये लगता है कि ये बरतानिया में रहना, इंग्लैंड में रहना, यहाँ ज़िंदगी आपकी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, राइट, बड़े मतलब पुरसाइश हो जाती है। फाइन, यू एन्जॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ ओवर हियर, राइट, और ये आपकी जो एक कांस्टेंट नीड है जो आपके ड्रीम की, उसको भी मतलब सेटिस्फाई करती है। बट फॉर अली, ब्रिटेन इज़ अ बॉटमलेस पिट ऑफ करप्ट एंड सिन एंड क्वालिटी ऑफ ऑप्रेसिंग मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। अब उसको लगता है ये मतलब एक बहुत एक खाई है, घड़ा है, राइट, किस चीज़ का, करप्शन का, गुनाहों का। फाइन, क्वालिटी ऑफ अप्रेसिंग मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड, और इनमें एक बड़ी ख़ास जो इनकी एक करेक्टरिस्टिक है, जो इनकी ट्रेट है,
ब्रिटिशर्स की वो ये है कि ये दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको ये सप्रेस किए रखते हैं, सप्रेस करते हैं. फाइन. In his story, Qureshi explored the issues of identity and artfully creates a fractured relationship on both individual and societal level. यानी सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल. जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही एक इस्लामिक जो एटीट्यूड है, जो इस्लामिक एक माइंडसेट है, उसको वो एक्सेप्ट. और जो इस इंडिविजुअल के अगर हम एंड से देखें तो वो भी इस तरह की सोसाइटी को अपने ख्याल से हम महंग होता हुआ नहीं देख रहा. The most obvious clash in the story is that of identity, and indeed the conflict is centered on competing notions of Ali's identity. Pervez sees his son as the fulfillment of his British dream, excelling at cricket, swimming, and football, achieving straight as in school, studying accounting at college, and on track to get a good job, marry the right girl, and start a family. अब बेटे मतलब बाप की जो अपने बेटे के मतलब जो ख्वाहिशात हैं, जो ख्वाब हैं, वो सारे ये हैं कि ये इस कल्चर में बिल्कुल वो मतलब फ्लरिश करे, फाइन, नर्चर करे. और वहाँ वो डिफरेंट वहाँ की गेम्स हैं, स्विमिंग, फुटबॉल, राइट, इन सब में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, अकाउंटिंग पढ़े फिर स्कूल के अंदर, और किसी राइट गर्ल मीन ब्रिटिश वाइट गर्ल के साथ शादी करे, फाइन, और अपनी फैमिली यहाँ पे स्टार्ट करें. द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन अली बिगिंस टू टर्न अवे फ्रॉम हिज फादर्स ड्रीम्स. तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे स्टार्ट होती है? जब उसका जो बेटा है अली वो अपने बाप की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स चलना शुरू कर देता है. Breaking up with his English girlfriend and throwing away his possessions, stating that there are more important things to be done. मतलब ये बताता है कि वो अपनी जो इंग्लिश गर्लफ्रेंड होती है उसको भी रिजेक्ट करता है, और वो जितना भी मतलब उसका पोजेशंस होते हैं उनको भी वो कहता है कि वो शेक ऑफ कर देता है, थ्रो अवे कर देता है कि ज़िंदगी में और बहुत कुछ है, ज़्यादा मतलब जो अहम काम है वो मज़हब है, और ज़रूरी काम है सिवाय इसके कि बंदा इन्हीं मामलात में जो मटेरियलिज्म की दुनिया है इसी में उलझा रहे. However, it's not just Pervez British dream that creates conflict, but also his conception of what Britishness is. Pervez orders his wife to cook bacon and pork sausages forbidden by Islam. अब ये जो मतलब bacon and pork ये वर्ड आपने सुन रखे हैं. बैकन बेटे कहते हैं जो मतलब प्रिजर्व्ड मीट होता है पिग का, फाइन, उसे हम बैकन बोलते हैं. जो मतलब क्योर्ड नहीं होता, जो प्रिजर्व्ड मीट नहीं होता, राइट, उसे हम पॉर्क बोलते हैं. ये मतलब उसकी जो सॉसेज है, राइट, वो कहता है अपनी बेगम से वो तैयार करें, हालांकि इस्लाम में ये ख़िलाफ़ है. सेइंग दिस इज़ इंग्लैंड, वी हैव टू फिट इन. ये कहते हुए कि ये इंग्लैंड है, अब हमने यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना है, यानी वो उसी कल्चर का हिस्सा हो रहा, वहाँ पे एसिमिलेशन हो रही है. Ali conversely sees Britain and the West as immoral, oppressive, corrupt, and a sink of hypocrites, adulterers, homosexuals, drug takers and prostitutes. वो चाहता है दुनिया की जितनी बुराइयाँ हैं जिनमें मतलब जिनको इस्लाम मना करता वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं. Ali's identity is not British, nor does he really see himself as his father's son. अली की जो मतलब आइडेंटिटी है वो अपने आप को महसूस करता है कि वो ब्रिटिश नहीं है, और अपने बाप का रवैया देख के, उसका रहन सहन देख के, उसके अतवार आदात देख के उसको ये लगता है कि वो अपने बाप का बेटा भी नहीं है. मतलब ये आइडियोलॉजी के अतबार से, रहन सहन के अतबार से वो अपने बाप से बहुत मुख्तलिफ है. Instead, Ali seems to define himself in opposition to his father's ideal, other than the Western materialists with which his father is implicated. उसको लगता है कि उसका जो बाप है वो जो यहाँ की मादियत है वेस्टर्न कल्चर की, यहाँ का जो कल्चर है उससे बहुत ऑब्सेस हुआ है, उसी का मेरे बाप को जुनून है, तो वो इस हवाले से, इस वजह से वो अपने बाप से दूर हैं. Against drinking, gambling and socializing with women, and as persecuted and oppressed by the country he has never left. मतलब वो अपने बाप का रवैया बताता कि यहाँ पे ड्रिंकिंग है, गैम्बलिंग है, सोशलाइजिंग विद वीमेन है, औरतों के साथ ऐसा मतलब आज़ादाना मिक्स होना, ये सब
इस सब को वो अली अप्रूव नहीं करता, लेकिन उसका बाप जो है वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है. इट्स बोथ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग टू नोट हाउ Qureshi frames the various aspects of this. Pervez is immediately introduced to us as a father but is also identified as a taxi driver. अब यहाँ पे ये भी है कि जब बेटे आप किसी और मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो एक स्टेटस मिलता है, जो आपका वहाँ पे जो स्टैंडिंग होती है, जो आपकी वहाँ पे हैसियत होती है, वो हमेशा अदर्स की होती है. अदर्स से मुराद ये है यू कांट बी इक्वल टू द नेटिव्स. जो नेटिव्स हैं आप उनके बराबर आप वहाँ पे नहीं दे सकते हैं. तो जो कुरैशी है वो वहाँ पे इतने सालों से रह रहा है. इवन नाउ ही इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, अभी तक वो वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर हैं. इट इज़ परवेज पाकिस्तानी हेरिटेज विच इज़ नॉट only leads Ali to Islam but also creates the conflict between father and the son and Pervez's failure to adhere to the religion of his homeland. It's worth noting that until Ali is discovered to be praying, there is no mention of Islam at all until this point. This story follows a familiar father and son relationship. बेटे और बाप का जो यहाँ पे रिलेशनशिप है हम देख रहे हैं कि दोनों के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है कि जो अली है वो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, राइट. और इससे जब वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा अपना जुनून शो करता है, अपनी एक अटैचमेंट निस्बत शो करता है, तो इससे बेटे और बाप में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है. फाइन. सेकेंडली आप ये देख रहे हैं कि बाय लीविंग एनी मेंशन ऑफ इस्लाम अंटिल द ऑडियंस इज इंट्रोड्यूस्ड विद द कैरेक्टर्स, कुरैशी इज एमिंग टू एस्टैब्लिश हिज कैरेक्टर्स एज फेमिलियर and relatable before introducing the less familiar and more alien Islam. कुरैशी का मकसद भी यही था कि वो यहाँ पे जो बहुत relatable और familiar जो कैरेक्टर्स हैं उनको वो establish कर पाए, उनको वो हमें दिखा पाए. फाइन. ये था हमने बेटे बात की इसकी रेसिज्म के बारे में, और जो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात है वो भी हमने देखी कि जिस जो उनका ओरिजिन था बाप का वो नहीं रहा, और जिस लाइन पे बाप बेटे को चलाना चाह रहा था वो उसकी मतलब उससे टोटली ऑपोजिट वो बिहेव कर रहा है. तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स गो ऑन इन दिस शॉर्ट स्टोरी. फाइन. अब हम बेटे बात करते हैं इसका नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है prophetic elements. Prophetic elements in the story. Though the story was published in 1994, yet my son the Fanatic provides an interesting analogy to the events of July 7, 2005. अब ये कहा जाता है कि ये जो स्टोरी है ये 1994 में पब्लिश हुई है, और जो इंग्लैंड के अंदर एक वाक़या हुआ था जुलाई 7, 2005 के अंदर, ये उसी का मतलब आप कह लें कि बड़ी इनके अंदर सिमिलैरिटी है, जैसे कि उसने पहले ही फोर्सी कर लिया हो कुरैशी ने, हनीफ कुरैशी ने, राइटर ने, कि मतलब मुस्तकबिल में ये कुछ होने जा रहा है. तो इसको प्रॉफिटिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है स्टोरी को, कि उससे चंद साल बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसकी बहुत सारी मतलब जो बातें हैं, जो इवेंट्स हैं, वो स्टोरी के साथ जुड़ी होती हैं. उसको हम ज़रा मुलाजा करें. परवेज वायलेंस टुवर्ड्स हिज सन एट द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज़ analogies of the violence of the terrorist attacks on the London Underground and is testimony to the potentially disastrous consequences of the society's failure to understand the beliefs and attitudes of other people. यानी वो जो बाप और बेटे की लड़ाई होती है उसी की रिफ्लेक्शन हम कहाँ पे देखते हैं, जो कि टेररिस्ट अटैक हुआ था लंदन अंडरग्राउंड में. फाइन. और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो सोसाइटी के एंड से फेलियर है, कि सोसाइटी नाकाम रही है, जो बाकी बाहर से आउटसाइडर्स आते हैं उनको वो एक्सेप्ट, उनके बिलीव्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है. फाइन. द बॉम्बिंग्स ऑन लंदन अंडरग्राउंड वर orchestrated by 4 British men of Pakistani parentage, like Ali in the story, all were unknown to intelligence agencies and were involved in cricket clubs, football clubs, local council and local primary schools. अब क्या होता है कि जो 4 British men of Pakistani parentage, ये 4 लोग थे, राइट, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से था. उनका ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड मीन होता है कोई सीक्रेट प्लान. फाइन. उनका ये एक सीक्रेट प्लान था, ये जो उन्होंने अटैक किया था लंदन अंडरग्राउंड पे. फाइन.
The similarities between these four men and Ali are too great to ignore, and while we don't know much about their philosophy and ideology, it's not a stretch to imagine it being similar to Ali's. अब ज़रा देखिए कि कहते हैं इनके अंदर जितनी वो सिमिलैरिटीज़ थी इन फोर मैन और अली के दरमियान, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी जिस तरह उसने अपने करेक्टर को पोर्ट्रे किया स्टोरी के अंदर, इसी तरह का कि हकीकत में वाक़या इन एक्चुअलिटी इट हैपेंड इन लंदन. Ali is full of rage at the perceived sinfulness of Western culture and speaks of the millions and millions of people that share his beliefs. अब ज़रा देखिए कि अली को बहुत ज़्यादा वो सीखपा है, बहुत ज़्यादा बरहम है, उसे गुस्सा है, मतलब जारहियत है उसकी तबीयत के अंदर. वो किस वजह से आई है कि जो वो बरतानिया के अंदर एक सिनफुल कल्चर देखता है जो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल उसे मुनाफी नज़र आता है, जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ उसे नज़र आता है, वो उसको मतलब पोर्ट्रे करता है. और उसको ये लगता है कि बहुत सारे दुनिया में जो लोग हैं वो इसके मतलब जो अली की थिंकिंग है वो बहुत मिलियंस ऑफ पीपल की भी ये थिंकिंग है. And the studio Pervez is stuck dumb and makes no further attempt to understand these beliefs nor even to discuss or debate them. जो परवेज़ होता है वो इन इश्यूज़ को ख़ातिर में नहीं लाता, वो बड़ा अलूफ़ रहता है इन तमाम बातों से. His reaction is instead to evict his son from the family and ultimately his inability to understand leads him to resort to violence. अब उसको मतलब बजाय इसके कि वो अपने बच्चों को समझाए या इन तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझें, वो क्या चाहता है कि वो अपने बच्चे को घर से, बेटे को उसने एविक्ट करने का, एक्सपेल करने का सोच लेता है. और अल्टीमेटली मतलब क्या होता है कि वो वॉलेंस की तरफ चला जाता है, यानी अपने बेटे पर तशद्दुद करता है. Although not directly representative of behavior of Western government towards Muslim fundamentalists and extremists, the 20th century is full of occasions of gross intolerance and the failure to enter into any sort of dialogue concerning the perceived injustice inflicted on the Middle East by the European and American nations. यानी कहता है जो 20th सेंचुरी है उसमें और भी बहुत सारी जगहों पे हमें जो यूरोप का रवैया था वो हमें देखने को मिलता है, स्पेशली देयर अमेरिका, जो यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस का जो रवैया था टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमेशा से मतलब वो निशाना बने रहे हैं इनके तशद्दुद का, इनकी एक्सप्लॉयटेशन. Ali feels so strongly about this injustice that the entire concept of his British identity becomes abhorrent to him, and he rejects every single aspect of it. Although it would be a mistake to read this story as Qureshi's comment on Western Islam relations, the eerie similarity is not fictional one. Eerie का मतलब बेटे होता है mysterious, right? मतलब बड़ी जो strange, अजीब व गरीब जो सिमिलैरिटीज़ हैं, ये कहता है महज ये फिक्शनल नहीं है. फाइन. एंड दैट देर आर इंडीड इंस्टेंसेस ऑफ सिमिलर होम ग्राउंड रेडिकलाइजेशन. फाइन. कि मतलब ये होम ग्राउंड रेडिकलाइजेशन जो मतलब वहाँ पे बदलाव, इनकलाबी सी जो एक रवैया वो मतलब वहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंट था, बड़ा नोटिसेबल था, ये उसी की रिफ्लेक्शन थी. Islamic fanaticism, so often seen as other, was given a British passport in July 2005. Although not intended as such upon its publication almost 15 years ago, Hanif Qureshi's Myson the Fanatic can now be viewed as remarkably prescient and indeed prophetic examination of homegrown radicalism and extremism. मतलब प्रेसिडेंट बेटे होता है जिसको आप पहले से देख लें, जैसे एंटिसिपेट करना होता है, फोरसी करना होता है, टू लुक इनटू द फ्यूचर. फाइन. यानी इस शॉर्ट स्टोरी ने पहले से जज कर लिया था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. Crashes is a story that deals with the incredibly complex notions of individual and the national identity. अब यहाँ पे देखें कुरैशी ने कितनी स्किलफुली इस इशू के कि जो इंडिविजुअल और नेशनल आइडेंटिटी का आपस में जो कॉम्प्लेक्स नोशन है, मतलब किसी फ़र्द का और जो नेशनल आइडेंटिटी होती है, आप किसी भी मुल्क में जाते हैं एज एन इंडिविजुअल, और वहाँ की जो छाप होती है, वहाँ का जो कल्चर होता है, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होती है कि आप
या उस कल्चर का हिस्सा बनना या अपने ही कल्चर को आपने वहाँ पे इंटैक्ट रखना है। तो इस थीम को बड़े आसान तरीके से कुरैशी ने पोर्ट्रे किया है। और आप इसी जो फादर और सन का रिलेशन वगैरह देखिए, ethnicity and race among many others through the relationship between father and his son in a very beautiful, skillful and prophetic way। और बड़े prophetic way में, skillful way में father and son के relation के थ्रू उन्होंने इन तमाम concept को, जो race, ethnicity, individual and national identity की जो theme है, उनको portray किया है। ये बेटे मतलब that's all about this story, right? Just go through it। इसके जो questions हैं उनको अच्छे से आप देख लें and get prepared for your exams, and shall I see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.